Hello everyone, hope all of you are doing well. We are starting with the revision class today of GIGO subject, and the pattern of the classes will be, obviously it will be very fast. Those who have attended the regular lectures will be able to understand these classes. Reason being, we will be covering the important topics in these classes, those which are important topics, and obviously some exam questions. So certainly you have to attend the regular classes before attending these classes. Otherwise ये थोड़ा सा आपको skip करेगी चीजें. Okay, I hope you are already having the books in your hands. इनके पास भी e-books और physical book जो भी है. Otherwise the book will be visible to you on your screen also. So number one act, the first one we are doing Information Technology Act 2002. Information Technology Act 2002. So from exam perspectives, this act will be little less important, not at all. I won't say that it's not at all important, little less important. What we are going to cover in this act is, as our book is, हमारे पास काफी सारी चीजें इस बुक के अंदर जो हम स्टार्टिंग में जो चीजें कवर करने वाले हैं इसमें, दे आर बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय दिस एक्ट. दिस एक्ट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट. Why this act was introduced? This act was introduced for the purpose to reduce the cyber crime. तो आपने कंटेंट को समझना है, साइबर क्राइम की वजह से आया था. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो सर सालों से अवेलेबल थी. ये एक्ट क्यों आई बाद में 2000 के अंदर? इस एक्ट को अचानक से जरूरत क्या पड़ी? ड्यू टू इंक्रीज ऑफ द इंटरनेट इन इंडिया. 2000 के करीब इंडिया के अंदर इंटरनेट की यूजेस धीरे धीरे बढ़ने लग गए, और आज की डेट में ये हाल है इंटरनेट का कि आप समझ सकते हो कि ओवर यूज हो रहा है, राइट? तो जैसे जैसे हम इंटरनेट की नॉलेज लेने लग गए थे, यूज होने लग गया था, ईमेल से भी आगे बढ़ गए थे हम. कुछ वेबसाइट्स आ गई थी, कुछ ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब. तो उसकी वजह से फ्रॉड्स बढ़ने लग गए थे इंडियन मार्केट में. उन फ्रॉड्स को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट एक एक्ट लेके आई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000. अच्छा, इस एक्ट को फिर फर्दर अमेंडमेंट्स की गई. उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड हुई? जैसे एक समय था जब इसमें बस बैंकिंग फ्रॉड्स टाइप की चीजों को डाला गया था. स्पेसिफिकली इसमें जो चीज आई थी वो थी ई फॉर्म्स आपके. अगर हम एक अपने पर्सपेक्टिव से देखें, प्रोफेशनल के पर्सपेक्टिव से, तो इसमें ई फॉर्म्स, आप समझते हो ई फॉर्म्स? व्हेनेवर यू वांट टू फॉर्म अ कंपनी और एलएलपी, तो आपको कुछ ई फॉर्म्स सबमिट करने पड़ते हैं, और जीएसटी या इनकम टैक्स किसी भी चीज के लिए ई फॉर्म्स जाते हैं. अब जब आप ई फॉर्म देते हो बच्चे, तो उसके साथ साथ में कुछ फीसिस भी देनी पड़ती है. उसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का यूज होता था. उस डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के यूज के टाइम में मैं बता रहा हूँ हिस्ट्री, उस वक्त सोशल मीडिया इतना नहीं था. तो उस समय उन क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के यूज या फिर उनके हैकिंग की वजह से इस एक्ट को लाया गया था. कि क्या है, तो मेजर इस एक्ट में जो हमारा पोर्शन है वो क्या है? नॉट सोशल मीडिया. हमारा इसमें डीएससी, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का मिसयूज ना हो, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का मिसयूज ना हो, इंफॉर्मेशन डेटा जो है आपका, जैसे पेटीएम का कुछ समय पहले, इफ एनीबॉडी नोस, पेटीएम का डेटा हैक हुआ था. उन्हीं की खुद की पर्सनल सेक्रेटरी ने ही डेटा लीक करके थ्रेटनिंग कॉल करवाया था थाईलैंड से उनको, किसी आदमी से, कि आई लीक द ऑल द डेटा अगर आप मुझे $20 लाख नहीं देते हैं तो. बट खैर वो पकड़ी गई, बिकॉज ऑफ दिस एक्ट वो पकड़ी गई उस नेटवर्किंग से, और वो डेटा भी लीक नहीं हुआ. एंड ऑल्सो यू नो दैट फेसबुक दे डिस्ट्रीब्यूट योर डेटा करते ना, यूट्यूब भी आपका डेटा लीक करके डिस्ट्रीब्यूट करता है. आधार आपका कितना सिक्योर है हमें पता है वो चीज, ठीक है? आधार कार्ड से कितनी चीजें आ सकती है. तो इन सब चीजों को सिक्योर करने के लिए इस एक्ट को लेके आया था. दिस वाज द इंट्रोडक्शन. ऑब्जेक्ट क्या था? टू गिव द सिक्योरिटी दोज हु आर यूजिंग द इंटरनेट फैसिलिटी. साइमल्टेनियसली एक और चीज बात समझनी है आपने, इसमें यह है कि आज की डेट में इस एक्ट में जो अमेंडमेंट्स आने की वजह से यह है कि सोशल मीडिया को इस एक्ट में डाल दिया गया है. काफी सारी चीजें ये होती है कि इंटरनेट पे अगर कोई भी आदमी मिसयूज कर रहा है इंटरनेट का, या किसी भी आदमी के लिए किसी भी गलत तरीके की भाषा को यूज करते हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसमें कवर करती है. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप लिबेलियस स्लैंडर, समझते हो डिफेमेशन के केसेस, अगर आप किसी का मान हानि डिफेमेशन के केसेस डालते हो तो वो भी इस एक्ट में कवर होते हैं. आप इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया में किसी भी तरीके से किसी भी आदमी के लिए, क्योंकि आप लॉ के स्टूडेंट हो तो आपको ये चीज पता है कि अगर हम डिफेमेशन, हमारे कोर्स के अंदर एक पार्ट आता है, और डिफेमेशन अगर हम करते हैं, चाहे सोशल मीडिया पे करें, चाहे आप वर्चुअल या फिर किसी फेस टू फेस करें, दोनों ही केस में आता है कवर. तो इसके साथ साथ में, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें जो है फ्रॉड की भी इन्वॉल्व है, तो फ्रॉड होने की वजह से इंडियन पीनल कोड को भी हमें अमेंड करना पड़ा था इस एक्ट की वजह से, और इंडियन पीनल कोड के साथ साथ आईटी एक्ट को असेंबल करना पड़ा था हमें. क्यों किया? समझो बात. इंडियन पीनल कोड में सेक्शन 415 टू 420 तक फ्रॉड के सेक्शन से सारे आपके, जो हाईएस्ट आपका 420 आप सब समझते हो, है ना?
415, 16, 17, 18, 19, 20 के अंदर आपके फ्रॉड के केसेस है। तो इस एक्ट में आया कि कोई भी आदमी अगर फ्रॉड करता है या चीटिंग करता है इंटरनेट को यूज करने के दौरान, तो वो फ्रॉड है, बात खत्म, फ्रॉड है। बट इस एक्ट के अंदर कहीं पर भी आपके ऊपर पेनल्टीज नहीं लगाई गई, ये नहीं बताया गया कि क्या होगा अगर आपने ये किया तो उसके लिए इन्होंने बोला साथ साथ में पेनल्टी की जगह पर एड प्लस साथ में डाल दिया इंडियन पिनल कोड। इफ द पर्सन इज डूइंग चीटिंग और फ्रॉड ओवर द इंटरनेट, तो उसको मान लिया क्या जाएगा कि फ्रॉड और फ्रॉड कर रहा है वो, और उसकी सजा जो आईपीसी के अंदर लिखी है वही सजा उसको लगेगी। जैसे कि आप फेस टू फेस करते या अपनी रियल लाइफ में फ्रॉड करते, वही फ्रॉड यहां पर माना जाएगा और आपको उसके बदले में सजा हो जाएगी। अच्छा, फिर उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो बहुत इजी है आपकी लाइफ के हिसाब से देखूं, जो आज आपका लेवल है उसके हिसाब से काफी इजी है। रेगुलर क्लास के अंदर इस चैप्टर को अभी थोड़े ही दिन पहले हमने रेगुलर क्लास में चैप्टर किया, उस समय आपको बहुत डिटेल में चैप्टर मैंने बताया था। फिर आता है डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? अच्छा, अभी सबको पता है डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। रेगुलर क्लास में मैंने आपको एक डिजिटल सिग्नेचर लाके भी दिखाया था कि कैसा होता है। इट्स बेसिकली पर्पल कलर डोंगल। जिसने भी रेगुलर क्लासेस अटेंड करी है आपने देखा होगा, हमने वीडियो पे भी अगर आपने देखा हो या फिर फेस टू फेस में मैंने सबको बताया था। एक पर्पल कलर का डोंगल होता है जस्ट लाइक अ पेन ड्राइव, और उस पेन ड्राइव को आप बेसिकली अपने लैपटॉप के अंदर इंसर्ट करते हो। दैट कांट बी यूज्ड ओवर द मोबाइल बिकॉज उसमें सिस्टम इस इंक्रिप्शन इसी तरीके का होता है। एंड दैट बेसिकली यू जस्ट हैव टू इंसर्ट द पेन ड्राइव टाइप ऑफ थिंग, एंड द मोमेंट यू इंसर्ट इट, आपका सर्टिफिकेट जो है विच इज बाय द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी हु सेल्स इट, ई मुद्रा, पेंटासाइन, वी स्मार्ट, टाटा की, ये सब कंपनीज जो है ये इसको सेल करती है। अच्छा, इनको सेल करके और आपने अगर इसको डोंगल को लगाया, आपके कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली सिग्नेचर हो जाता है। ये इनक्रिप्टेड सिस्टम होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस क्या होता है समझो। whenever we use the word इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, सबसे पहले दोनों को वर्ड को अलग अलग करते हैं। एग्जाम में एक चीज ध्यान रखनी है, इस क्लास के अंदर साथ ही साथ हम एग्जाम की प्रिपरेशन भी करेंगे, ठीक है। तो कभी भी आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए, सर की एक बात याद कर लेना, क्या, उन वर्ड्स को स्प्लिट कर दो, वर्ड्स को स्प्लिट कर दो। आपको फॉर श्योर पूरी लाइन में से एक दो ऐसे वर्ड होंगे जिनके मीनिंग आते होंगे। रिकॉल मी दैट टाइम। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी, बात याद रख लेना। कई बार ऐसा होता है मैं कुछ नहीं आता उस क्वेश्चन में, फट्टे मारने, एक बार चांस जो मैं कह रहा हूं वो करके देखना, ठीक है। क्या करना है, स्प्लिट करो। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस इकट्ठा में नहीं आ रहा, क्या लिखूं, हटा देते हैं। गवर्नेंस हमें पता क्या होता है, गवर्नेंस मैनेजमेंट से रिलेटेड है। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है कुछ भी इंटरनेट से रिलेटेड है। अब हम इसके बारे में बात कर सकते हैं जो हम डिटेल में भी करते हैं। देन सर्टिफाइंग अथॉरिटीज कौन होती है, एंड देन सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। जैसे पेटीएम जो है या आपका एयरटेल जो है ऐप पे आप सिक्योर तरीके से करते हैं, आता नहीं किसी सिक्योर, वेन एवर यू मेक द पेमेंट तो एक नया पेज खुल जाता है, HTTP हाइपर ट्रांसफर, एक हमारा प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। तो वो प्रोटोकॉल जो होता है उसके अंदर आता है, सिक्योर सिस्टम के अंदर जाता है, ठीक है। देन देयर आर लायबिलिटी ऑफ नेटवर्क प्रोवाइडर, एयरटेल एंड जियो एक्सेट्रा, whosoever प्रोवाइड द नेटवर्क्स टू अस, देयर लायबिलिटी इज कि हमारा नेटवर्क सिक्योर रहे और कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे हमारा नेटवर्क जो है वो कोई भी छेड़ाछाड़ी ना कर सके। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इज रिलेटेड टू कंप्यूटर, इट क्रिएट, प्रोसेस, स्टोर, सिक्योर, एक्सचेंज ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा। Then coming forward, where this is applicable, sir, obviously it's applicable to all over India. अब सवाल ये आता है कि अगर सपोज कोई आदमी इंडिया में रहते हुए और इंडिया से बाहर फ्रॉड करेगा, क्या उसके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल है? हाँ, कोई आदमी इंडिया के बाहर है, सपोज इन दुबई, और वो इंडिया में इस तरीके का कोई घपला करता है, तो क्या उसके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल है? उस पे भी एप्लीकेबल है। दिस इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन। एक होता है इंट्रा जुडिक्शन, एक होता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इट इज एप्लीकेबल टू इंट्रा एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन, बोथ पे एप्लीकेबल होती है। तो दिस इज एप्लीकेबल टू होल इंडिया एंड ऑल्सो ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया बाय एनी पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनैलिटी। नेशनैलिटी को छोड़ दीजिए। तो बट आईटी एक्ट किस पे एप्लीकेबल नहीं होता, इट डज नॉट अप्लाई टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी, क्योंकि आज भी ये सारी की सारी चीजें पेपर फॉर्म में ही यूज होती है, या फिर ट्रस्ट, या फिर विल, और एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और एनी सच इंटरेस्ट इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी। बिकॉज इमूवेबल प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 ने क्लियरली बोला है कि सर पेपर फॉर्म में जाके अथॉरिटी में रजिस्टर करवाइए, ऑनलाइन इसका कोई सिस्टम नहीं होता है। तो आईटी एक्ट कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, प्योरली जो पेपर फॉर्म में जो चीजें उन पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट या एनी टाइप ऑफ योर इंस्ट्रूमेंट विच आर बेसिकली योर, हाँ, पेपर फॉर्म के इंस्ट्रूमेंट जो आपके पावर ऑफ अटॉर्नी भी आपकी पेपर फॉर्म में रहेगी, एंड देन ट्रस्ट, विल एंड एनी अदर इंस्ट्रूमेंट विच रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। देन कुछ डेफिनेशंस आपकी बहुत ही ज्यादा ई डेफिनेशंस है। एक्सेस क्या होता है? एक्सेस, यू गॉट एक्सेस टू माय क्लासेस नाउ, राइट?
एड्रेस ही कौन होता है, whom so you are sending। तो आई थिंक यू डोंट रिक्वायर सच काइंड डेफिनेशन, या रेगुलर क्लास में भी लिया आपने। अब फिक्स डिजिटल सिग्नेचर मैं बता चुका हूँ, डिजिटल सिग्नेचर डोंगल को आपको फिक्स करना है। एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, जब हम किसी भी वीडियो या किसी भी डेटा को इनक्रिप्ट करते हैं, उस पूरे मेथड को एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, समरी प्रोसीजर क्या है, तो ये रिकॉग्नाइज, ये अच्छा, इसकी वजह से हमें एविडेंस एक्ट को भी बदलना पड़ गया, क्योंकि आईटी एक्ट ने बोला कि अगर कोई भी डीवीडी सीडी एक्सेट्रा में डेटा स्टोर्ड है तो उसको क्या आप एविडेंस मानोगे? हाँ, बिल्कुल माना जाएगा। अगर मैं वीडियो पे आपको दे रहा हूं कि इस आदमी ने चोरी की, इसने एटीएम तोड़ा या इसने खून किया, तो क्या पहले एविडेंस एक्ट में इस तरीके का कोई भी एविडेंस लिखा हुआ नहीं था, बट एविडेंस एक्ट को अमेंड किया गया और बोला गया कि एनीथिंग विच इज इन द सोशल मीडिया और डिजिटल फॉर्मेट में भी अगर या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कोई एविडेंस है तो उसको भी हमें अब से क्या मानना है, एविडेंस। तो इसके लिए एविडेंस एक्ट को भी अमेंड किया गया है। तो रिकॉग्नाइज द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इंक्लूडिंग द यूज ऑफ इंटरनेट, कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन जो इलेक्ट्रॉनिक यूज से हुई है उसको रिकॉग्नाइज किया गया। साथ ही साथ रिकॉग्नाइज ऑल दोज एविडेंस विच आर अंडर द इलेक्ट्रॉनिक मोड अंडर द आईपीसी या एविडेंस एक्ट या बैंकर्स बुक्स एविडेंस। आज की डेट में बैंक्स भी मैक्सिमम काम आपको इलेक्ट्रॉनिक करते हैं, पहले बही खाते में किया करते थे। रिकॉग्नाइज द फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट विद द गवर्नमेंट, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू आर फाइलिंग ऑन द एमसीए वेबसाइट और इनकम टैक्स और जीएसटी आया आरओसी, किसी भी जगह पर आप कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल करते हो तो यहाँ पर माना जाएगा। व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस एक्ट, जो कि आप समझ सकते हो कि ऑब्जेक्ट क्या है इस एक्ट का। एक तो आपको सिक्योर करना है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को सिक्योर करना, साथ ही साथ लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग को लीगल रिकॉग्निशन मतलब सर इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग को जब तक गवर्नमेंट नहीं कहेगी ये लीगल है तब तक वो लीगल कैसे मानी जाएगी, एक्ट में लिखना पड़ेगा उसके लिए। डिजिटल सिग्नेचर एक्सेट्रा को, व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर है ना, इट्स अ सेट ऑफ मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक ऑप्टिकल और एनी काइंड ऑफ सेट ऑफ मशीन जो कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस में काम आ सकती है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, इट्स बेसिकली सेट ऑफ द कंप्यूटर, एक से ज्यादा या सैटेलाइट नेटवर्क से जो यूज होता है उसको कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। कंप्यूटर रिसोर्सेज क्या होते हैं, कंप्यूटर रिसोर्सेज कुड बी योर डेटा, डेटाबेस, सॉफ्टवेयर, उससे जुड़ी हुई हर एक चीज जो इंटेंजिबल एसेट्स है वो कंप्यूटर रिसोर्स हो गया आपका। कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर एक बार शॉर्ट नोट आया हुआ है, एक नंबर, मात्र एक नंबर के अंदर मीन्स अ डिवाइस और कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस। सिंपल कंप्यूटर जब बोला जाए तो ऊपर आ गया, सिंपल कंप्यूटर क्या आपका मीन्स एनी इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक ऑप्टिकल और अदर हाई स्पीड data processing device or a system which perform the logical, arithmetical, etc. But when we talk about the computer system, it is a set of other things also। मतलब इसके अंदर कुछ और चीजें भी आ जाएगी, जैसे कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या चीजें आ जाती है। सिस्टम मतलब पूरा, which includes your CPU, your monitor, your printer, your scanner, etc. थिंग जो कि कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच हो सकती है सारी की सारी। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स क्या होता है सर, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी, आपके मेमोरी कार्ड, योर क्लाउड मेमोरी, वो भी किस में आती है, वर्चुअल मेमोरी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में आ जाएगी। इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, इट कैन बी एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड विच इज ऑन द कंप्यूटर। चलिए अब इसमें हम चलते हैं डिजिटल सिग्नेचर। व्हाट इज डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर समझते हो, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इट इज बेसिकली अच्छा इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। फिर से बोलूंगा मैं, इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। कैन यू सी अ पेन ओवर द स्क्रीन, आपको स्क्रीन पे एक पेन दिख रहा है, देखो, ठीक है, राइट, दीज आर द टू टाइप। इसी तरीके से अगर मैं इफ आई वॉन्ट टू राइट डाउन एनीथिंग, अगर मैं किसी को एड अ सिग्नेचर, अगर हम कोई सिग्नेचर ऐड करना चाहे, इट इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बिकॉज आई एम यूजिंग अ स्टाइलस, इलेक्ट्रॉनिक पेन यूज करके सिग्नेचर, बट इट इज नॉट अ डीएससी, डिजिटल सिग्नेचर नहीं है, इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। तो समझो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, जब भी बोला जाए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में आपने समझना इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की एक टाइप क्या है, डीएससी, उसमें और भी टाइप्स है, उसमें और भी बहुत सारी टाइप्स होती है, ठीक है। जैसे आप अगर आधार कार्ड लेने गए हो कभी भी, तो आधार कार्ड लाइसेंस के टाइम पे आपके इलेक्ट्रॉनिक पेन से सिग्नेचर करवाते हैं, तो वो क्या है, स्टाइलस के साथ में करवाते हैं, कई बार आपको मशीन से भी करवाया जाता है। इस तरीके की सिग्नेचर्स को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स बोला जाता है। आगे सो डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है सर, फॉर्म भरने के लिए आपको ऑथेंटिकेशन की ये आदमी ने ही फॉर्म भरा है, इसको डिजिटल सिग्नेचर बोला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जैसे मैं बता चुका हूं, डीएससी इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। किसी भी तरीके से जब पेपर पेन का यूज ना हो और कोई सिग्नेचर किया जाए तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। सेक्शन 3 इसको डिफाइन करता है। सेक्शन 3 ये कहता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मींस ऑथेंटिकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय द सब्सक्राइबर ऑफ एनी मींस ऑफ
इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन, मतलब आप कोई भी ऐसी टेक्निक यूज करते हो जो कि इलेक्ट्रॉनिकली यूज हो रही है, उस सिग्नेचर को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। एक बार फिर से बताता हूं, इसके ऊपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर इस एक्ट में से कुछ आता है, डीएससी इज थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इन योर एग्जाम। इस एक्ट में से कुछ आता है तो डीएससी इंपॉर्टेंट है। बाकी आप अगर बुक के लास्ट में देखते हो एग्जाम्स के क्वेश्चन में, तो आपको बड़ी निराशा होगी इस चैप्टर के लिए कि हमने इतना टाइम इस पे लगाया। रीजन भी अभी तक नहीं आया क्योंकि ये सेम चैप्टर पहले फाउंडेशन लेवल पे होता था, अब क्योंकि फाउंडेशन लेवल का चेंज हो गया सिलेबस, तो अब फाउंडेशन लेवल में है नहीं ये चैप्टर। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद ये चैप्टर क्यों अब जो इंस्टीट्यूट है अब आपको इसमें से कुछ पूछ। चलें आगे थोड़ा सा। तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड लर्न कर लेना। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सेक्शन 3 सेज दैट इट इज द ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय द सब्सक्राइबर थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड। ठीक है, अब एक और बात समझिएगा, द फॉलोइंग आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। क्या क्या रिक्वायरमेंट है? इट शुड बी रिलायबल एंड ऑल्सो सेंट्रल गवर्नमेंट शुड नोटिफाई दैट वे इन द आईटी एक्ट इन द ऑफिशियल गजट। ऑथराइज पर्सन करना, रिलायबल होना चाहिए। ये नहीं कि सर आप मैं स्कैन करके सिग्नेचर को द वे आई पुट व्हेन आई फिल द फॉर्म, तो मैं सिग्नेचर को पेपर पे करके स्कैन करके अपलोड करता हूं, दैट्स नॉट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, दैट इज स्कैन्ड पेपर। गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, ओके। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, अनदर क्वेश्चन विच कुड बी आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर में से इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस हो सकता है। क्या मतलब है इसका? लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस क्या है? लीगल रिकॉग्निशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर, आप समझ लो इसको। सेक्शन 4, लॉ रिकॉग्नाइज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोवाइड दैट द इंफॉर्मेशन और एनी अदर मैटर शैल बी इन राइटिंग or in typewritten or printed form rendered or made available in electronic form accessible to use and subsequent reference। फिर से electronic recognition of the electronic, legal recognition of the electronic record, legal recognition of electronic record। फिर से इलेक्ट्रॉन, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस क्या होता है? लीगल रिकॉग्निशन ऑफ योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। एक बार फिर से, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस क्या होता है? लीगल रिकॉग्निशन ऑफ योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। याद रहेगी ये लाइन? अच्छा, एक बात और सुनिए अब, लॉ रिकॉग्नाइज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, लॉ रिकॉग्नाइज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। अब उसको ऊपर वाली लाइन को साथ में जोड़ेंगे, गजट में ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ने जहां पर भी नोटिफाई किया है वो वाली चीज है। और एनी अदर मैटर शैल बी इन राइटिंग, इन टाइप रिटन और प्रिंटेड फॉर्म। अगर आपने पेपर पे भी लिख दिया और उसको स्कैन कर दिया, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। Scanned document is an electronic record or not? Yes, it is an electronic. Scanned document is an electronic record or not? Yes, it is. Typewritten form is also electronic record if it is in the computer, आपने scan कर दिया, and also if the electronic record is in the printable form। तो एविडेंस एक्ट हमारा क्या कहता था? एविडेंस एक्ट कहता है कि अगर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंप्यूटर के अंदर है, उसका प्रिंट आउट निकाल लिया जाता है तो और उसको कोर्ट में पेश किया जाता है तो उसको लीगल रिकॉग्निशन मिलती है। आपको जरूरत नहीं है कि कंप्यूटर को ले जाके, समझो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एविडेंस। जब हम एविडेंस एक्ट करते हैं तो हम सीखते हैं प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस। व्हेन वी टॉक अबाउट द प्राइमरी एविडेंस, एंड एविडेंस इज द ईमेल, and email is in the computer, if you take the screenshot of the email and get it a print out and show it in the court, क्या वो सेकेंडरी है या प्राइमरी है? वो प्राइमरी माना जाएगा, ध्यान रखना। सो इज हियर, फिर से बताऊं ये बात, प्राइमरी और सेकेंडरी हम एविडेंस एक्ट में भी करने वाले हैं थोड़ी देर में। फिर से, तो राइटिंग में, टाइप रिटन फॉर्म में या किसी भी प्रिंटेड फॉर्म में होता है तो उसको इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस में माना जाएगा। क्लियर है? ओके, तो इन सिंपल वर्ड्स, इफ एनी लॉ रिक्वायर्ड दैट द इंफॉर्मेशन और डेटा to be provided in a type of written or printed form, then even the data provided in electronic form shall be treated as a sufficient। अगर बोला जाता है कि सर रिटन में चाहिए और इलेक्ट्रॉनिकली रिटन में दे दिया आपने ईमेल पे, एक ही बात मानी जाएगी। ठीक है, whether the digital signature are legally recognized or not? Yes, legally recognized by the Information Act, Technology Act 2000। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को यूज कर सकते हैं सर, जहां जहां गवर्नमेंट ने आपको अलाउ किया, यू कैन यूज ऑल देम। रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, सर देयर वाज अ टाइम जब बोला जाता था कि बही खातों एक्सेट्रा को आपको एक लंबे समय तक रखना पड़ता है। यू ऑल आर लॉ स्टूडेंट, यू कैन अंडरस्टैंड दैट द कंपनी लॉ रिकॉर्ड्स आर टू बी मेंटेन फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 8 years। 8 साल के लिए रखना पड़ता है और अलग अलग इनकम टैक्स एक्सेट्रा। तो सवाल ये आता है कि 8 साल के लिए क्या आप फ्लॉपी के फॉर्म में रिकॉर्ड रख सकते हो? तो कंपनी लॉ कहता है बिल्कुल आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हो, प्रोवाइडेड उसकी जो कॉपी है, अगर कोई भी इंस्पेक्शन के लिए आए तो उसको वो कॉपी आप हैंड ओवर कर देंगे। इज दैट क्लियर? फिर से बोलूं ये बात, क्या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में रखना अलाउड है? हाँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2002 ने बताया कि पेपर और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इक्वल माना जाएगा, प्रोवाइडेड उनका फॉर्मेट चेंज नहीं करोगे। मतलब क्या सर सपोज कई बार हम एक वर्ड की फाइल को ओपन करते हैं जो कि वर्ड 2007 में बना और उसको पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन करते हो तो बॉक्सेस बन के आ जाते हैं, नोबडी कैन रीड दैट, है ना?
होता है ऐसा। तो ये बोला गया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डेटा रखो, आपको 8 साल के लिए रखना है। तो एक केस बताता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डेटा रखो, आपको 8 साल के लिए रखना है। आपने एक एक्स टाइप के फॉर्मेट में डेटा को रखा, गवर्नमेंट आपसे मांगने की 8 साल का बोला था, शो में द डेटा, आपने कहा कीप द सीडी और डीवीडी और पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क व्हाटएवर, ये रहा डेटा। उन्होंने जब उसको यूज किया तो उसमें डेटा वो लैंग्वेज को रीड नहीं कर रहा था, वो एक समझने वाली लैंग्वेज नहीं थी, वो माना नहीं जाएगा कि आपने डेटा रखा है। तो इसका मतलब क्या है सर? सर आपको डेटा रखना है, उसी फॉर्मेट में रखना है जिस फॉर्मेट में वो था। मतलब you cannot change the format of the data, and also you have to keep the data in a legible manner. In that means if any person wants to read और अंडरस्टैंड द डेटा, वो उसको समझ पाए। ये सारी बातें नीचे लिखी हुई है। ऑडिट ऑफ द डॉक्यूमेंट मेंटेन इलेक्ट्रॉनिक, बिल्कुल सर। कैन यू डू द ऑडिट? सर सिमिलरली जैसे नॉर्मल होती थी ऑडिट हमारी सेक्रेटरियल और टैक्स ऑडिट, वैसे ही आपकी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की होती है। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट? अंडरस्टैंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट, समझो ये बात। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सपोज इफ यू आर गोइंग टू शॉप और स्टॉप, और इफ यू आर नॉट गोइंग टू शॉप और स्टॉप एंड यू आर ऑर्डरिंग ऑनलाइन, द ऑनलाइन ऑर्डर विल बी ट्रीटेड एज अ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। एक बार फिर से, अगर आपने कोई भी चीज ऑनलाइन ऑर्डर किया तो दैट इज ट्रीटेड एज अ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट। इज दैट क्लियर? पक्का पक्का पक्का, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट समझते हो? एक आप शॉप पे जाते हो तो वो आपका फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट है, व्हेन यू आर गोइंग टू ऑनलाइन एंड बाइंग एनीथिंग, दैट्स अ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। एट्रीब्यूशन टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, इट वाज सेंड बाय द ओरिजिनेटर हिमसेल्फ, ऑथराइज्ड बाय द पर्सन, मतलब वही सेम चीजें हैं। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट मींस ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल्स टू प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल्स टू अग्रीमेंट, एग्रीमेंट प्लस लीगलाइजेशन इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कमिंग टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इसको थोड़ा सा चेंज किया, बोला गया कि जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो ओरिजिनेटर हिमसेल्फ खुद करेगा, आपके बिहाफ पे कोई और नहीं करेगा। इट शुड बी एक्सेप्टेड बाय द ऑथराइज्ड पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन, ऑथराइज्ड पर्सन इस चीज को हाँ या ना करेंगे। एंड ऑल्सो जो पेमेंट हो रही है वो भी कोई, जो सब्जेक्ट मैटर है वो भी क्या होना चाहिए आपका? लीगल सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, इलीगल या फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, टाइम एंड प्लेस ऑफ डिस्पैच शुड बी एज पर द अग्रीमेंट बिटवीन द ओरिजिनेटर एंड एड्रेसी, बट इफ नो सच टाइम एंड डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कब माना जाएगा? सर जब कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि इस समय आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डिस्पैच हुआ है या इस समय दिया, जैसे हम बैंक से कई बार पेमेंट करते हैं तो उसी समय पेमेंट के टाइम पे आ जाता है नीचे लिखा हुआ 4:32 PM ऑन सच एंड सच डेट, तो वो माना जाता है कि उसी समय का कॉन्ट्रैक्ट है वो। बट अगर उसमें डेट नहीं लिखी तो इन दैट केस जो आपस में दोनों पार्टीज डिसाइड करती है कॉन्ट्रैक्ट में, वो टाइम माना जाता है कॉन्ट्रैक्ट का। सपोज इफ द डेट इज मेंशन्ड दैट यू बॉट द क्लासेस फ्रॉम अस, तो ऑन 23rd of May 2022 आपने उस दिन क्लासेस खरीदी, बट हमने लिखा कि क्लासेस विल स्टार्ट फ्रॉम 27th of May 2022, तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा एंटर तो उस दिन हो गया बट स्टार्ट उस दिन से माना जाएगा। वैलिडिटी ऑफ क्लासेस इज फॉर 6 months, फॉर एग्जांपल द वैलिडिटी ऑफ क्लासेस इज 6 months, देन द वैलिडिटी विल स्टार्ट फ्रॉम द 23 और हाँ फ्रॉम द एक्चुअल बिगिनिंग, उस दिन से मानी जाए। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? जिस दिन से एक्चुअल बिगिनिंग होती है उसी दिन से माना जाता है। ओके, then certifying authority कौन है? certifying authority is authority which is recognized by the central government. Its trusted body with the central responsibility to issue, revoke, renew, provide director of electronic certificate। जैसे जो डिजिटल सिग्नेचर है उसको सर्टिफाइंग अथॉरिटी मैंने बताया कौन, एक कंपनी ई मुद्रा एक नाम की कंपनी है, आप उसको देख सकते हो। ओके, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वो सिक्योर रखने पड़ेंगे। कंपनसेशन फॉर फेलियर टू प्रोटेक्शन ऑफ द डेटा, सो whosoever the body corporate shall be held लाइबल। कितनी पेनल्टी लग जाएगी सर आपके ऊपर? ज्यादा पेनल्टीज तो ज्यादा नहीं है आपके ऊपर, शैल हैव अ पेनल्टी ऑफ मैक्सिमम 10,000 रुपीज। लाइबिलिटी ऑफ द नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, अगर एयरटेल या जियो एक्सेट्रा किसी ने भी जो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर उन्होंने आपके डेटा को मिसयूज किया या गलत छेड़ाछाड़ी कर दी तो उनके ऊपर मात्र एक 10,000 रुपए की मैक्सिमम वो भी पेनल्टी, इट कैन बी लेस देन दैट बट इट विल बी ड्यूरिंग एवरी डे ड्यूरिंग विच यू आर कंटिन्यूइंग द फेलियर, हर दिन का 10,000 रुपए आपका। I think you can see this, and contravention of rule regulation liability to pay compensation up to ₹25,000 to the person affected by such। तो मिलेंगे किसको ये पैसे? गवर्नमेंट को नहीं, आपको मिलेंगे। ठीक है, क्लियर? तो 10,000 की पेनल्टी कब लगेगी? अगर आपने गवर्नमेंट ने कोई डेटा मांगा या रिटर्न्स कोई भी सिस्टम की रिकॉर्ड्स मांगे और आप नहीं दे रहे हो तो 10,000 रुपए, और आपने इस एक्ट के किसी भी रूल को तोड़ा तो आपके ऊपर मैक्सिमम 25,000 रुपीज पर डे के हिसाब से लगेगा। ओके, थैंक यू। देन नेक्स्ट आता है, एक और टॉपिक रह गया आपका एपेलेट ट्रिब्यूनल। अच्छा,
सबसे मजे की बात है कि इस एक्ट में अपनी कोई एपेलेट ट्रिब्यूनल नहीं है, इस एक्ट में अपनी कोई एपेलेट ट्रिब्यूनल नहीं है। टेलीफोन अथॉरिटी ट्राई की जो एपेलेट ट्रिब्यूनल थी, उसी एपेलेट ट्रिब्यूनल को यहाँ पर अपने अपना ट्रिब्यूनल बना दिया गया है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन क्या होता है, बता सकता है कोई भी जल्दी से क्विकली? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन जो कि इंडिया की अथॉरिटी से बाहर है, इंडिया से बाहर। ओके, मैंने लायबिलिटी ऑफ नेटवर्क ऑपरेटर आपको पहले ही बता चुका हूं, कितनी पेनल्टी लगेगी लायबिलिटी ऑफ नेटवर्क ऑपरेटर। चलिए, थैंक यू, ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं हम फिर।